नमस्कार, गुड मॉर्निंग। वेट क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे थे पश्च पीयूष ग्रंथि के प्रजनन संबंधी हार्मोनों के बारे में। पश्च पीयूष संबंधित प्रजनन तंत्रों के हार्मोनों के बारे में बात कर रहे थे। इसमें हमने बात कर ली है, एक ऑक्सीटोसिन की बात कर ली, ऑक्सीटोसिन के बारे में हमने पढ़ लिया। दूसरा हमने पढ़ लिया एस्ट्रोजन के बारे में, एस्ट्रोजन के बारे में हमने बात कर ली। तीसरी हमने बात कर ली प्रोजेस्टेरोन के बारे में, प्रोजेस्टेरोन के बारे में बात कर ली। चौथी बात कर ली हमने पीजीएफ2 अल्फा के बारे में, पीजीएफ2 अल्फा के बारे में। पांचवी बात कर ली हमने रिलैक्सिन हार्मोन के बारे में, रिलैक्सिन हार्मोन के बारे में। इतने हार्मोन के बारे में हमने जानकारी के बारे में हमने पढ़ लिया। अब आज हम बात करेंगे प्रोजेस्टेरोन के बारे में। इसके बारे में, प्रोजेस्टेरोन के बारे में। तो आज का हेडिंग, आज हम बात करेंगे टेस्टोस्टेरोन के। प्रोजेस्टेरोन के बारे में तो हमने पढ़ लिया। टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के बारे में बात करेंगे। तो आज का हेडिंग लगाइएगा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, लगाइएगा आज का हेडिंग टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के बारे में बात कर रहे हैं। आपको पता है, हम सभी को पता है, ये टेस्टोस्टेरोन है जो नरपन के हार्मोन होता है। ये नरपन का हार्मोन है। इसकी रासायनिक, टेस्टोस्टेरोन की रासायनिक प्रगति है वो टेस्टोस्टेरॉइड है, और यह द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का भी विकास करता है। ये द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करता है। तो हम टेस्टोस्टेरोन में पहला पॉइंट लगाइए, लिखिएगा नरपन का हार्मोन। पहली बात तो किसका हार्मोन है? नरपन का हार्मोन। हमारे को याद रखना, ये किसका हार्मोन है? नरपन का हार्मोन। इसकी अगर रासायनिक प्रकृति पूछ ले कि रासायनिक प्रकृति कैसी है, तो हमारे को रखना है स्टेरॉइड, स्टेरॉइड प्रकार की इसकी रासायनिक प्रकृति है। रासायनिक, यह मैंने आपको बताया है कि यह द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करता है, यह द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नरपन का हार्मोन है। इसकी रासायनिक प्रकृति टेस्टोस्टेरॉइड है। यह द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करता है, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करता है। और आगे या ध्यान रखना है हमारे को, द्वितीयक लैंगिक लक्षण जैसे हम उदाहरण के तौर पर बात करते हैं, तो उदाहरण तौर पर बात करते हैं लैंगिक अंगों का विकास। एक बात तो लैंगिक अंगों का विकास, दूसरा पेक्टोरल व गर्डल, जैसे मतलब कंधे की अस्थियों का भारी व चौड़ा करता है, चौड़ा करना, ये टेस्टोस्टेरोन की वजह से होते हैं। मुर्गे में कोम्ब व वेटल का विकास भी ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से होता है। तो उदाहरण में लिखिएगा, पहला उदाहरण लिखिएगा लैंगिक अंगों का विकास, लैंगिक अंगों का विकास, लैंगिक अंगों का विकास। दूसरा लिखिएगा पेक्टोरल गर्दन, मतलब कंधे की अस्थियों का भारी
चौड़ा करना। पेक्टोरल व गर्डल मतलब कंधे की अस्थियों का भारी व चौड़ा करना। आगे लिखेगा, आगे उदाहरण और द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास जैसे मतलब लैंगिक अंगों का विकास, पेक्टोरल गर्डल व कंधे की अस्थियों का भारी व चौड़ा करना। मुर्गे में कॉम में बेटल का विकास। तीन नंबर है मुर्गे में कोम्ब व वेटल का विकास। मुर्गे में कोम्ब व वेटल का विकास। आगे लिखिएगा ड्यूलेप का विकास। 5 नंबर में लिखिएगा लैंगिक आकर्षण। यह है इसका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का मतलब कार्य। मतलब द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास के बारे में बात करते हैं। पहले हमने बात किया था लैंगिक अंगों का विकास, दूसरा बात किया था हमें पेक्टोरल गर्डल या कंधे की अस्थियों का भारी व चौड़ा होना, ये भी टेस्टोस्टेरोन का हार्मोन है। मुर्गे में कोम्ब बेटल का विकास, ड्यूलेप का विकास व लैंगिक आकर्षण। अगर हमको पूछ ले ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, इसका स्त्रावण कहाँ से होता है, तो हमारे को बताना है इस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्रावण वृषण के लैंडिंग कोशिका से होता है। अगर प्रश्न आ जाए कि भाई इसका स्त्रावण कहाँ से होता है, स्त्रावण कहाँ से होता है, तो हमारे को लिखना है वृषण की लैंडिंग कोशिका से। कहाँ से होता है? वृषण की लैंडिंग कोशिका से ये टेस्टोस्टेरोन का स्त्रावण होता है। यह है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन के बारे में सबसे पहले हमने पढ़ा था, ये नरपन का है, नरपन का हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है? नरपन का हार्मोन है। दूसरा इसकी रासायनिक प्रगति कैसी है? स्टेरॉइड प्रकार की रासायनिक प्रगति है। द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करता है। उदाहरण के तौर पर हमने पढ़ा था, 1 नंबर पढ़ा था लैंगिक अंगों का विकास, 2 नंबर पर पढ़ा था पेक्टोरल गर्डल या कंधे की अस्थियों का भारी व चौड़ा करना, तीसरा हमने पढ़ा था मुर्गी में कोम्ब व वेटल का विकास, 4 नंबर पर हमने पढ़ा था ड्यूलेप का विकास, 5 नंबर पर पढ़ा था लैंगिक आकर्षण। ये इनके बारे में हमने पढ़ लिया है। और स्त्रावण के बारे में भी हमने पढ़ा है। स्त्रावण कहाँ से? वृषण की लैंडिंग कोशिका से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्रावण होता है। आप नोट लगा के आगे लिखिएगा, नोट लगा के एक हार्मोन होता है HCG हार्मोन। HCG हार्मोन मतलब ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन लिखेगा ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। इसके बारे में हमारे को ध्यान रखना है कि यह किस प्रकार का कार्य करता है। LH पर LH जैसा कार्य करता है, LH जैसा कार्य ध्यान रखना है। नोट लगा के मोस्ट चीज है, मोस्ट है HCH ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। ये LH जैसा कार्य करता है। इसी प्रकार एक और है ECH इक्वाइन क्रोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। इक्वाइन EQUIN इक्वाइन CH
CRONIC क्रोनिक गोनेडो TROPIN प्रोन गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। इसका कार्य कैसा है? वो तो LH के जैसा, ये FS जैसा कार्य करता है। FS जैसा कार्य, कैसा कार्य? FS जैसा कार्य करता है। ये HCH के बारे में पूछ ले। HCH ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन LH जैसा कार्य करता है। ECH FS जैसा कार्य करता है। इनके बारे में हमारे को विशेष रूप से ध्यान रखना है। HCH व FSH के बारे में। ये हो गए पश्च पीयूष ग्रंथि के प्रजनन संबंधित हार्मोनों के बारे में हमने पूरा विस्तार से पढ़ लिया है। पहले पढ़ा था ऑक्सीटोसिन के बारे में, दूसरा हमने पढ़ा था प्रोजेस्टेरोन, तीसरा एस्ट्रोजन, चौथा रिलैक्सिन, PGF2 अल्फा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। इन सभी के बारे में हमने पढ़ लिया है। अगर पीयूष ग्रंथि से प्रजनन संबंधित हार्मोन 3 है, FSH, LH व प्रोलैक्टिन। इनके बारे में भी हमने पढ़ लिया है। अब अगला टॉपिक है स्ट्रेस चक्कर, मतलब मध चक्कर क्या होता है। स्ट्रेस चक्कर या मध चक्कर, इनके बारे में लिखिए। आज का हेडिंग, अगला हेडिंग लिखिए स्ट्रेस चक्कर। स्ट्रेस चक्कर, इसे हम कहते हैं मध चक्कर। क्या कहते हैं? मध चक्कर। स्ट्रेस चक्कर या मध चक्कर क्या होता है? तो पहले तो स्ट्रेस चक्कर की परिभाषा लिखिएगा कि मादा पशु के जनन अंगों जैसे अंडाशय, गर्भाशय, वेजाइना इत्यादि तथा उसके शरीर के प्रजनन हार्मोन में होने वाला चक्रीय प्रक्रम स्ट्रेस चक्कर कहलाता है। मतलब मादा जनन अंगों में होने वाले हार्मोनों में जो चक्कर होता है उसे हम स्ट्रेस चक्र कहते हैं। परिभाषा लिखिएगा स्ट्रेस चक्र की। स्ट्रेस चक्र किसे कहते हैं? मादा पशुओं में जनन अंगों जैसे अंडाशय, गर्भाशय, वेजाइना इत्यादि तथा उसके शरीर के प्रजनन हार्मोन में होने वाला चक्रीय प्रक्रम स्ट्रेस चक्र कहलाता है। स्ट्रेस चक्र कहलाता है। स्ट्रेस चक्र के बारे में, एक ये चक्कर होता है, स्ट्रेस चक्कर के बारे में हमने पढ़ लिया है। अगर स्ट्रेस चक्कर के बारे में सिंपल पूछ ले स्ट्रेस चक्कर, तो मादा पशु में जनन अंगों जैसे अंडाशय, गर्भाशय, वेजाइना इत्यादि तथा उसके शरीर के प्रजनन हार्मोन में होने वाला चक्रीय प्रक्रम स्ट्रेस चक्कर कहलाता है। अब हम पढ़ रहे हैं स्ट्रेस चक्कर के प्रकार के बारे में। स्ट्रेस चक्कर के प्रकार। स्ट्रेस चक्कर का प्रकार में हम सबसे पहले पढ़ेंगे संख्या के आधार पर, मध चक्र की संख्या के आधार पर
मध्य चक्कर की संख्या के आधार पर वर्गीकरण। मध्य चक्कर की संख्या के आधार पर वर्गीकरण। मध्य चक्कर की संख्या के आधार पर वर्गीकरण। इसके बारे में पढ़ेंगे। एकल चक्कर, बहुचक्कर, दो प्रकार का होता है। एक होता है विशिष्ट मौसमी मध्य चक्कर, 3 प्रकार के संख्या के आधार पर होता है। तो पहला हेडिंग लिखिएगा एकल मध्य चक्कर। एकल मध्य चक्कर, एकल मध्य चक्र क्या होता है? एकल मध्य चक्र के बारे में हमारे को पता है, ऐसे पशु जिनमें एक साल में एक बार ही मध्य चक्र आता है, उसे हम एकल मध्य चक्र कहते हैं। लिखिएगा ऐसे पशु जिनमें एक साल में एक बार मध्य चक्र आता है, उसे हम एकल मध्य चक्र कहते हैं। मतलब एक साल में एक बार मध्य चक्र में आना क्या कहलाता है? एकल मध्य चक्र। उदाहरण के तौर पर हम बात कर लें जंगली जानवर। जंगली जो भी जानवर होते हैं वो, जैसे जंगली जानवर जो भी होते हैं वो सभी के एकल मध्य चक्र होता है। नोट, परंतु आपको ध्यान रखना है, नोट लिख के विशेष के बिच, कुतिया, BITCH, बिच एकल या द्विमध्य चक्री दोनों प्रकार का हो सकता है। एक बिच में एकल या द्विमध्य चक्री दोनों प्रकार की हो सकती है। बिछिया एकल मध्य चक्र ऐसे पशु जिनमें एक साल में एक बार मध्य चक्र आता है, उसे हम एकल मध्य चक्र कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जंगली जानवर। जंगली में हम बिच, एक नोट, ये अपवाद है, बिच एकल या द्विमध्य चक्र दोनों प्रकार की हो सकती है, बिच या दोनों। अब आगे बात करते हैं हम द्विमध्य चक्र मतलब बहुमध्य चक्र। पहला एकल, दूसरा है बहुमध्य चक्र। तो लिखिएगा बहुमध्य चक्र। बहुमध्य चक्र ऐसे पशु जिनमें एक साल में कई बार मध्य चक्र में आना, मतलब हीट में आना, बहुमध्य चक्र कहलाते हैं। लिखिएगा ऐसे पशु जिनमें एक साल में कई बार हीट या मध्य में आना क्या कहलाता है? बहुमध्य चक्र कहलाता है। उदाहरण के तौर पर लिख लीजिएगा गाय है, भैंस है, बकरी इत्यादि। गाय, भैंस, बकरी इत्यादि, यह बहुमध्य चक्री है, याद रखना है। ऐसे पशु जिनमें एक साल में कई बार हीट में आना बहुमध्य चक्री कहलाता है। उदाहरण के लिए गाय, भैंस, बकरी इत्यादि। एक होता है विशिष्ट प्रकार। आगे लिख लिया विशिष्ट प्रकार, हेडिंग लिखिएगा विशिष्ट प्रकार। विशिष्ट प्रकार मतलब तीसरा कौन सा? मौसमी मध्य चक्र। ये प्रश्न एग्जाम में आता है,
आने वाला प्रश्न है, बहुत मोस्ट प्रश्न है। मौसमी मत चक्कर के बारे में, एकल के बारे में सभी को पता है, नहीं देगा, सिंपल क्वेश्चन है। बहु के बारे में भी सिंपल है। मौसमी मत चक्कर के बारे में आपको ध्यान रखना है। मतलब मौसमी मत चक्कर मतलब ऐसे पशु जिनमें, ऐसे पशु जिनमें एक विशिष्ट मौसम में हीट में आना क्या कहलाता है? मौसमी मत चक्कर कहलाता है। एक विशिष्ट मौसम में ही मत चक्कर में आती है, उसे हम मौसमी मत चक्कर कहते हैं। इसका उदाहरण लिख लीजिएगा, ऊंटनी, याद मोस्ट है, याद रखना, ऊंटनी, खरगोश, और क्या होती है? भेड़ व बिल्ली। भेड़ बिल्ली, ऊंटनी, खरगोश, भेड़ व बिल्ली, यह 4 है मौसमी मत चक्कर। मौसमी मत चक्कर हमने मत चक्कर की संख्या के आधार पर वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। स्टेट चक्कर के, एकल मत चक्कर, बहुमत चक्कर, एक मौसमी मत चक्कर। मौसमी मत चक्कर मतलब विशिष्ट मौसम में ही हीट में आना क्या कहलाता है? मौसमी मत चक्कर कहलाता है। उदाहरण हमने पढ़ा है, ऊंटनी, खरगोश, भेड़ व बिल्ली, इनके बारे में। आगे हमारे को याद रखना, जो भेड़ होती है ना, वे विशिष्ट मौसम में ही मत चक्कर में आती है। अभी हमने विशिष्ट मौसम में ही पढ़ा, पर याद रखना, एक मौसम में ये कई बार आ सकती है। आती विशिष्ट मौसम में है भेड़, पर एक मौसम में कई बार आ सकती है हीट में। तो ये भी लिख लीजिएगा आगे, भेड़ में विशिष्ट मौसम में ही स्टेट चक्कर चलता है, पर एक मौसम में यह कई बार आ सकती है। भेड़ है ना, जो विशिष्ट मौसम में स्टेट चक्कर में आती है, पर वो जो मौसम आता है ना, विशिष्ट मौसम, उस मौसम में कई बार आ सकती है ये भेड़। इनके बारे में ध्यान रखना है। आगे लिखिएगा, जो ऊंटनी होती है, खरगोश होता है, बिल्ली होता है, ऊंटनी, खरगोश व बिल्ली में नर व मादा में संभोग होने के बाद ही अंडोत्सर्ग होता है। आगे लिखिएगा, जो ऊंटनी है, ऊंटनी, खरगोश व बिल्ली में नर व मादा में संभोग होने के बाद ही अंडोत्सर्ग होता है। अंडोत्सर्ग होता है, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? प्रेरित अंडोत्सर्गी। इसलिए इन्हें प्रेरित अंडोत्सर्गी या क्या कहते हैं? इंड्यूसेड ओवुलेटर।
INDUCED इंड्यूसेड ओवुलेटर कहते हैं इंड्यूसेड ओवुलेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? इंड्यूसेड ओवुलेटर। ऊंटनी, खरगोश व बिल्ली में नर व मादा में संभोग होने के बाद ही अंडोत्सर्ग होता है। पहले अंडोत्सर्ग नहीं होता है ऊंटनी, खरगोश व बिल्ली में, याद रखना। इसलिए इसे हम प्रेरित अंडोत्सर्गी या इंड्यूसेड ओवुलेटर कहते हैं। इंड्यूसेड ओवुलेटर कहते हैं, ध्यान रखना है। एक बात हमारे को और ध्यान रखनी है, तो लिखिएगा प्रेरित अंडोत्सर्गी होते हैं वे मौसमी मध्य चक्र में ही होते हैं। मौसमी मध्य चक्र में होते हैं। प्रेरित अंडोत्सर्गी होते हैं जो मौसमी मध्य चक्र में होते हैं, ये हमारे को ध्यान रखना है। आगे हम बात करते हैं स्ट्रेस चक्र की अवस्थाएं। स्ट्रेस चक्र की अवस्थाएं हमारे को पता है 4 होती है, प्रोस्टेस, स्ट्रेस, मेट स्ट्रेस व डाई स्ट्रेस। स्ट्रेस चक्र की अवस्थाएं कितनी होती है? आगे लिखिएगा स्ट्रेस चक्र की अवस्थाएं। स्ट्रेस चक्र की अवस्थाएं। स्ट्रेस चक्र की अवस्थाएं कितनी है? 4। एक तो है प्रोस्टेस, दूसरा स्ट्रेस, तीसरा मेट स्ट्रेस, तीसरा कौन सा है? मेट स्ट्रेस, चौथा है डाई स्ट्रेस। प्रोस्टेस, स्ट्रेस, मेट स्ट्रेस, डाई स्ट्रेस। ध्यान रखना है, ये जो प्रोस्टेस और स्ट्रेस होता है ना, इसमें फॉलिकुलर फेज होता है। कौन सा फेज? फॉलिकुलर फेज। प्रोस्टेस व स्ट्रेस में फॉलिकुलर फेज। मेट स्ट्रेस व डाई स्ट्रेस को क्या कहते हैं? ल्यूटियल फेज। क्या कहते हैं? ल्यूटियल फेज। प्रोस्टेस व स्ट्रेस को क्या कहते हैं? फॉलिकुलर फेज। मेट स्ट्रेस व डाई स्ट्रेस को क्या कहते हैं? ल्यूटियल फेज। हमारे को याद रखना है, अगर एग्जाम आ जाए स्ट्रेस की अवस्थाएं, स्ट्रेस चक्र की अवस्थाएं हैं, अगर एबीसीडी में ये चारों दिख जाएं या तीन आ जाए, एक आ जाए, सभी, तो हमारे को तो उपरोक्त सभी करना है। इनके बारे में हम बात करेंगे विस्तार से अगली क्लास में।